Assalamu alaikum and welcome to all the students who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 151 से जो है वो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करना है. सो टाइटल यहाँ पे देख के पता चल गया कि सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात करनी है. हमने बात करनी है इंस्टेंस स्टार्टअप एंड शटडाउन की, और बेसिकली इसका प्रीवियस मॉड्यूल में हमने इसकी डिस्कशन की थी, तो ये पार्ट 2 है इसका. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लाइक जिसे हम डीबी इंस्टेंस या डेटाबेस इंस्टेंस भी कहते हैं. ये कह लें कि सेट ऑफ फाइल्स है या सेट ऑफ डेटाबेस फाइल्स है जो असल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो विंडोज़ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में, आपकी डिवाइस में ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर कोई सेट ऑफ फाइल्स है इंस्टेंस जो कोई सर्विस रन कर रही होगी या फिर डेटाबेस फाइल्स को मैनेज कर रही होगी. ठीक है, तो ये इंस्टेंस है, या इंस्टेंस को हम जैसे इंग्लिश में एग्जांपल कह रहे होते हैं, तो सेट ऑफ डेटा फाइल्स है जो कोई पर्टिकुलर सर्विस जो है वो परफॉर्म कर रही हो. अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने बात करनी थी कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ जो है वो कनेक्शन कैसे बनाया जाता है. तो डेटाबेस स्टार्टअप और शटडाउन, ये दो पावरफुल ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए से हम ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं और अपने कनेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं. तो लाइक स्टार्टअप होता है तो आपकी इंस्टेंस जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाती है, ओरेकल डेटाबेस से, और फिर हम उसमें एसक्यूएल कमांड्स रन कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर जब शटडाउन हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो इंस्टेंस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, और फिर वो सारी प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और फिर हमें नए सिरे से जो है वो सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है. उसके अलावा जो आपकी डेटाबेस में, आपके स्कीमा में जो नॉर्मल यूज़र्स हैं जिन्हें हाई प्रिविलेजेस और हाई ग्रांट्स नहीं मिली हुई, उनके पास सिस्टम को स्टार्टअप करने का, इंस्टेंस को स्टार्टअप करने का और उसको शट डाउन करने की का कोई कंट्रोल नहीं होता. ये आमतौर पे डीबीए, लाइक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो काम कर रहा होता है. ठीक है, एक बात. दूसरा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के हिसाब से क्या सिनेरियो रहेगा. लाइक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रिविलेजेस ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई यूज़र जो है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवा सकता है डेटाबेस सेशन के साथ, तो वो करवा सकेगा. अगर उसकी कोई और डिमांड्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकेगा. ठीक हो गया. उसके बाद जो यूज़र है, या तो उसको सिस डीबीए या फिर सिस ओपीईआर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर प्रिविलेज मिली हुई है, तो फिर क्या होगा कि वो लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह अक्रॉस द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन और अपने क्रेडेंशियल्स लाइक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इंटर करके सिस्टम पे जो या डेटाबेस पे एक्सेस जो है वो हासिल कर सकेगा. ठीक हो गया. अब अगर वो आपसे सिर्फ सिस डीबीए कमांड का पूछ लेता है या सिस डीबीए सिस्टम प्रिविलेज का पूछ लेता है, तो अगर हम अपने डेटाबेस में इंटर होते हैं, लॉगिन करते हैं सिस डीबीए प्रिविलेज के साथ, तो क्या होता है कि हम ऐसी स्कीमा में होते हैं जिसको ऑन कौन कर रहा है, सिस लाइक सिस्टम जो है वो ऑन कर रहा है. कब? अगर हम अपने सिस्टम में, अपने डेटाबेस में इंटर होते हैं सिस डीबीए कमांड को यूज़ करके. ठीक है, अगर हम सिस ओपीईआर लाइक सिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक पब्लिक स्कीमा का हम पार्ट हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. फिर यहाँ पे अब दो फाइल्स आ जाती हैं, एसपी फाइल और एक होती है पी फाइल और बेसिकली पैरामीटर्स फाइल होती है, और ये क्लाइंट साइड या एप्लीकेशन साइड पे रन कर रही होती है, और एसपी फाइल होती है सर्वर पैरामीटर्स फाइल, और ये ओवरऑल जो है वो सर्वर पैरामीटर लाइक सर्वर साइड पे जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होती है. ठीक हो गया. उसके अलावा जो इंस्टेंस होती है वो डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करती है. लाइक ये एसजीए सिस्टम ग्लोबल एरिया में जो है वो इनिशलाइजेशन पैरामीटर्स वगैरह सेट करती है, जिसकी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. उसके अलावा ओरेकल में जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको स्टार्ट करती है, अलर्ट लॉग वगैरह क्रिएट करती है, जिसमें पूरा आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन से इवेंट्स और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पे किसने की और किसने नहीं की. ठीक हो गया. फिर उसके बाद डेटाबेस को जो है वो माउंट कैसे करते हैं. सो इफ़ यू डू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक अगर हम पूरा इंस्टेंस का एक लाइफ साइकिल देखें या पूरा एक उसका प्रोसीजर देखें, तो सबसे पहले वो शट डाउन स्टेज में होती है, फिर हम स्टार्टअप करते हैं, फिर स्टार्टअप से आपके पास नो माउंट आता है, फिर माउंट, फिर कनेक्ट, मतलब इस तरह से. ठीक है. तो यहाँ पे अब माउंटेड में ये डिफरेंस है कि अनमाउंट और माउंट में, कि जब नो माउंट स्टेट में होता है तो इंस्टेंस क्रिएट तो हो गई होती है लेकिन वो डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होती. और माउंटेड में क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल फाइल्स इनिशलाइजेशन पैरामीटर में हम सारे पैरामीटर्स भी डिक्लेयर कर दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब माउंटेड फेज़ में जाएगा, आपकी इंस्टेंस जाएगी, तो फिर क्या होगा कि हम कहेंगे कि हाँ, ये इस वक्त जो है वो डेटाबेस से कनेक्टेड है. अच्छा जी, उसके अलावा माउंटेड डेटाबेस में डेटाबेस क्लोज होती है, और ये सिर्फ डीबीएस जो हैं उनको एक्सेस उस वक्त जो है वो हासिल होती है. ठीक है. फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो डेटाबेस को जब तक चाहें तब तक क्लोज भी रख सकते हैं, और फिर जब वो डेटाबेस उस वक्त क्लोज होती है, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स उसमें कोई स्पेसिफिक मेंटेनेंस ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल ऑपरेशंस उस वक्त डेटाबेस में जो है वो नहीं हो पा रहे होते. किस टाइम पे? अगर डेटाबेस जो है वो क्लोज़ की हुई है डीबीए ने,
क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्लोज की होगी, है ना, और जो नॉर्मल ऑपरेशंस होंगे वो अल्टीमेटली उस पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। फिर उसके अलावा डेटाबेस ओपन कैसे होती है? अगर आप किसी माउंटेड डेटाबेस को ओपन करें तो उससे नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा एक अनरूटेबल स्पेस जो है वो हम एक्वायर कर लेते हैं कि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को कमिट करना है, उसको रिवर्स करना है, रीट्रेस करना है, अनडू करना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। रीडू लॉग फाइल्स जो हैं उनको रीड किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ ले तो डेटाबेस जो है आपके पास वो रीड राइट मोड में ओपन होती है। लाइक उसको रीड भी किया जा सकता है और उसमें राइट भी किया जा सकता है डेटा, लाइक उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह भी की जा सकती हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा रीड ओनली ओपन डेटाबेस और इस तरह से यहाँ पे है, इसको भी एक बार रीड कर लेंगे। जो डेटा फाइल्स हैं उनको ऑफलाइन भी रीड किया जा सकता है और ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि हम परमानेंट टेबल स्पेसेस नहीं ऑफलाइन बना सकते। उसके लिए आपकी जो इंस्टेंस है वो डेटाबेस से कनेक्टेड होनी ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसी तरह टेम्प्रेरी टेबल स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट टेम्प्रेरी टेबल स्पेस के साथ, लाइक इस कमांड के साथ जो है वो क्रिएट की जाती हैं। अच्छा, इस प्रोग्रेस की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे देखें सबसे पहले शट डाउन होता है, फिर उसके बाद नो माउंट, देन माउंट, और फिर होता है आखिर में ओपन। लेकिन इस स्लाइड को हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से देख चुके हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। इसमें हमने इंस्टेंस स्टार्टअप और शटडाउन की बात करनी है। तो आमतौर पे क्या होता है, लाइक यूजुअल केसेस में, कि हम डेटाबेस को जो है वो मैनुअली शट डाउन करते हैं शटडाउन कमांड के ज़रिए से। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि यूज़र्स फिर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जब यूज़र्स एक्सेस नहीं कर सकते, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि भाई डेटाबेस अभी क्लोज़ है, तो इट मीन्स कि उस वक्त जो DBAs होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो उस वक्त कोई ना कोई और इम्पॉर्टेंट वर्किंग उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन फंक्शंस होते हैं वो नहीं कैरी आउट किए जा रहे होते। ठीक है। उसके अलावा ये स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए आप SQL प्लस में शट डाउन कमांड यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें ये लाइक रिवर्स में चल रहा है। जैसे अगर आपको याद हो कि स्टार्टअप के लिए हम यहाँ पे एरो जो है वो क्या था कि लाइक अपसाइड डाउन था, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। पहले ओपन, फिर क्लोज, फिर नो माउंट, और आखिर में आके जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो डेटाबेस क्लोज्ड का ये मतलब होता है कि डेटाबेस अभी माउंटेड तो है, लेकिन उसमें ऑनलाइन चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है। डेटाबेस अनमाउंटेड होता है कि इंस्टेंस स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन अभी वो कनेक्टेड नहीं है किसी डेटाबेस के साथ। इसी तरह डेटाबेस इंस्टेंस शटडाउन के साथ का ये मतलब होता है कि जो डेटाबेस इंस्टेंस है वो भी स्टार्ट ही नहीं हुई, लाइक टर्मिनेट हो गई है अगर तो शटडाउन तक हम पहुँच गए हैं तो। उसके अलावा क्या होता है कि ओरेकल डेटाबेस डजंट गो थ्रू ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स इन एन इंस्टेंस फेलियर और शट डाउन अबॉर्ट विच इमीडिएटली टर्मिनेट्स द इंस्टेंस। तो अगर ये वाली कमांड आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है, या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से इंस्टेंस जो है वो फेल हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इतने सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो एक एक करके नहीं एग्जीक्यूट होंगे पूरी इंस्टेंस को टर्मिनेट करने के लिए, वो इमीडिएटली जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा शट डाउन अबॉर्ट ये जो कमांड है इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होती है। और उसके अलावा शट डाउन इमीडिएट जो है ये आपकी डेटा फाइल्स को मैनेज करने के लिए फास्टेस्ट वे है। इसमें जो भी एक्टिव ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्होंने अभी कमिट नहीं वो हुई होती हैं, लाइक कंप्लीट नहीं हुई होती, वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं शट डाउन इमीडिएट में। और जो अनकमिटेड चेंजेस होते हैं, लाइक अनकमिटेड का यही मतलब है, कमिट जब हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ख़त्म, टू टर्मिनेट, टू एंड अप। ठीक है। लेकिन अनकमिटेड चेंजेस होंगे कि जिनका अभी पार्ट ऑफ द चेंज अभी एग्जीक्यूट हुआ है और पार्ट ऑफ द चेंज इज़ स्टिल रिमेनिंग, जो अभी होना एग्जीक्यूट। ठीक है। तो शट डाउन इमीडिएट अगर हम SQL में जो है वो टाइप करते हैं तो फिर क्या होगा कि जितने भी चेंजेस चाहे वो कमिटेड हैं या अनकमिटेड हैं वो सारे रोल बैक हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। इसी तरह एक्टिव ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके अलावा शट डाउन ट्रांजेक्शनल में क्या होता है कि ये मोड जो है वो नई ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करने से अवॉइड करवाता है, लेकिन ये मेक श्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शंस एक बार स्टार्ट हो चुकी हैं और उस वक्त आपको शट डाउन ट्रांजैक्शनल की कमांड मिली है कि कुछ ट्रांजैक्शंस अभी चल रही हैं, लाइक अभी कंटिन्यूड हैं, तो वो मेक श्योर करता है कि ये जो कंटिन्यूड वाली ट्रांजैक्शन है एटलीस्ट वो तो पूरी हो जाएं बस, लेकिन न्यू ना स्टार्ट हो। अच्छा, फिर शट डाउन नॉर्मल में क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट मोड है और इसमें जो है वो सारे कनेक्टेड यूज़र्स का पहले वेट किया जाता है कि वो खुद से डिसकनेक्ट करें और फिर जो है वो पूरा सिस्टम आपका शट डाउन होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है आपके पास शट डाउन मोड्स की समरी आ जाती है, जिसको मैं बता देती हूँ कि करना कैसे है। अब लाइक यहाँ पे देखें कि परमिट्स न्यू यूज़र कनेक्शंस, तो अब जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, शट डाउन अबॉर्ट, इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल, एंड देन यू हैव शट डाउन नॉर्मल। तो परमिट विद न्यू यूज़र कनेक्शंस, अब जो शट डाउन अबॉर्ट है वो न्यू यूज़र्स को कनेक्ट करने की परमिशन नहीं देता, शट डाउन इमीडिएट भी नहीं देता, ट्रांजैक्शनल भी नहीं देता और नॉर्मल भी नहीं देता। ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात करें कि वेट्स अंटिल करंट ट्रांजैक्शन एंड, के उस वक्त जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं
तो शट डाउन अबॉर्ट और शट डाउन इमीडिएट तो इस चीज़ की नहीं देते परमिशन, वो फ़ौरन से उनको भी रोल बैक करके और टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शनल शट डाउन या फिर शट डाउन नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो आपकी करंट ट्रांजैक्शन हैं पहले वो एंड अप होंगी और फिर जो है वो हमारी इंस्टेंस या डेटाबेस जो है वो क्लोज होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है ओवरव्यू ऑफ चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट कह लें कि एक क्रूशियल मैकेनिज़्म है जब आपने डेटाबेस को शट डाउन करना होता है या किसी इंस्टेंस को। इंस्टेंस क्या होती है ये मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। अच्छा, अब इंस्टेंस को रिकवर अगर करना होता है या कोई भी ओरेकल का डेटाबेस ऑपरेशन है, लाइक वो कोई सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई अपडेट भी हो सकता है, कोई ड्रॉप टेबल भी हो सकता है, मतलब इस तरह का कुछ भी अगर सिनेरियो है, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए कि हाँ मतलब जो सिस्टम है वो सारा वेल एंड गुड वे में जो है वो जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है ठीक से, तो उसके लिए जो है वो चेक पॉइंट्स की मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इंडिकेट्स द चेक पॉइंट पोजीशन विच इज़ द सिस्टम चेंज नंबर SCN इन द रीडू स्ट्रीम वेयर इंस्टेंस रिकवरी मस्ट बिगन। द चेक पॉइंट पोजीशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द ओल्डेस्ट डर्टी बफर इन द डेटाबेस बफर कैश। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब आपका जो पूरा लाइक चेक पॉइंट इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल डर्टी बफर्स हैं ना वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जब हमने डेटाबेस फाइल्स को मैनेज करना होता है तो डर्टी बफर या कैश मेमोरी से जो है वो हम जाके डेटा ले लेते हैं और अल्टीमेटली हमें चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम सारे पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो रोल बैक करें। हमें पता होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चेक पॉइंट लगाना है तो यहाँ तक चेंजेस करने हैं, उससे आगे शुरू तक जाने की ज़रूरत नहीं है वापस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा जो चेक पॉइंट की पोजीशन होती है कि कहाँ पे आपने चेक पॉइंट जो है प्लेस करना है, ये हम आगे जाके स्लाइड की हेल्प से देखेंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अलबत्ता यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो चेक पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना होता है अपने पूरे डेटा में वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि रीडू स्ट्रीम, उसके अलावा कंट्रोल फाइल हमें पता है क्या होती है, और रीडू स्ट्रीम क्या होता है जो रीडू फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। रीडू फाइल्स क्या होती हैं, पूरी सेट ऑफ फाइल्स जो ये बता रही होती हैं कि टिल द टाइम योर डेटाबेस है स्टार्टेड या क्रिएटेड, वहाँ से लेकर अब तक उसमें जो भी चेंजेस जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अगर हम उनका एक पूरा इवेंट लॉग बनाएं तो वो बेसिकली रीडू स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करी होती हैं कि आपके चेक पॉइंट को कहाँ जो है वो आपने प्लेस करना है। अच्छा, फिर उसके बाद चेक पॉइंट का क्या पर्पस होता है, ये रिकवरी के लिए जो टोटल टाइम चाहिए होता है उसको कम कर देता है। उसके अलावा ये मेक श्योर करता है कि जो डर्टी बफर्स हैं उन्हें रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे जो है डिस्क पे राइट किया जाए ताकि हम उसको बेटर वे में मैनेज कर सकें। उसके अलावा जब शट डाउन हो आपकी डेटाबेस या आपकी इंस्टेंस तो जो भी कमिटेड डेटा है, जो टर्मिनेटेड या जो एंड अप हुआ हुआ डेटा, वो प्रॉपरली डिस्क में राइट किया गया है या नहीं। उसके अलावा डेटा आपका कंसिस्टेंट है या उसमें कोई अल्टरेशन और मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं। ठीक है, तो रिकवरी विद चेक पॉइंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लाइक अच्छा अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल एक वक्त के लिए कंसिडर करें कि यहाँ पे दरमियान में जो है वो चेक पॉइंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई। जब फोर्थ ट्रांजैक्शन होने लगी तो क्या हुआ कि सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं है तो अनडू मैकेनिज़्म जो हम रोल बैक कर रहे होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। T4 पहले डिलीट होगी, फिर उसके बाद T3 वापस जाएगी, फिर T2 और फिर T1 मतलब एंड तक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन के फेल होने की वजह से हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको फिर से जो है वो रीट्रेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चेक पॉइंट लगा हुआ है तो अब क्या होगा कि जब आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन फेल हुई तो हम इसको जो है वो डिलीट कर देंगे और फिर ये जो दो हैं इनको जो है वो हम रीडू करेंगे। ठीक है, हम उनको फिर से जो है वो कैरी आउट करेंगे। लेकिन ये जो T1 है क्योंकि इसके बाद अभी चेक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि T1 की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे कमिट हो गई हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं, इनको फिर से अंडू रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो चेक पॉइंट्स का एक ये फ़ायदा होता है कि अगर हमने अपने डेटा में अपनी डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस दरमियान में चेक पॉइंट्स अगर प्लेस किए होते हैं तो हमें बेटर वे में ये पता चल जाता है कि हमने किस पॉइंट से जो है कहाँ तक जो है हमने अनडू करना है सारा कुछ और फिर बार बार रीडू करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक चेक पॉइंट होता है उससे पिछला डेटा जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट ही होता है, उसमें ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए होती। अच्छा, फिर चेक पॉइंट्स को इनिशिएट कैसे करते हैं।
अब आपके पास एक प्रोसेस है CKPT चेक पॉइंट प्रोसेस, जो रिस्पॉन्सिबल है कि आपने चेक पॉइंट्स में जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी है, लाइक जो भी चेक पॉइंट्स हैं उनको डेटा फाइल हेडर्स और कंट्रोल फाइल्स में लिखा या नहीं लिखा। उसके अलावा ये जो चेक पॉइंट प्रोसेस है ये कंट्रोल फाइल्स को भी अपडेट करता है, डेटा फाइल हेडर्स को भी अपडेट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो डेटाबेस राइटर्स होते हैं वो इन ब्लॉक्स ऑफ डेटा को डिस्क में राइट करते हैं। उसके अलावा जब चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन की हमने बात की तो इसमें सिस्टम चेंज नंबर होता है, चेक पॉइंट की कहाँ पोजीशन होगी वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा रीडू लॉग फाइल्स में उसकी क्या लोकेशन होगी, ऑल दिस इज रिलेटेड टू दिस केस। आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन में मौजूद होती है, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा थ्रेड चेक पॉइंट्स टाइप क्या होता है कि द डेटाबेस राइट्स टू डिस्क ऑल बफर्स मॉडिफाइड बाय रीडू इन अ स्पेसिफिक थ्रेड द सेट ऑफ थ्रेड चेक पॉइंट्स एंड ऑल। सो यहाँ पे थ्रेड चेक पॉइंट्स टाइप बेसिकली ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चेक पॉइंट्स जो है वो किसी भी खास ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो हम प्लेस करते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि उससे पहले वाला जो डेटा है वो एक बार कमिट हो चुका है और उससे बार बार अनडू रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये मेक श्योर करें कि जो भी ब्लॉक्स ऑफ डेटा हैं वो हम लाइक जो कह लें कि जो डर्टी ब्लॉक्स ऑफ डेटा हैं उन्हें हम किसी मेमोरी में प्लेस कर रहे हैं किसी खास चेक पॉइंट या किसी खास टारगेट के किसी खास ट्रांजेक्शन के आने से पहले पहले, तो उस सारे सेट को मिला के हम कहेंगे थ्रेड। सो ओवरऑल मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि थ्रेड चेक पॉइंट बेसिकली वो चेक पॉइंट होता है कि हमें अगर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन 2 के बाद चेक पॉइंट रखना है तो ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 के ड्यूरेशन में हमने जितनी भी चीज़ें जितने भी ब्लॉक्स जो हैं वो डर्टी बफर में रखने होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये मिला के जो है वो एक थ्रेड चेक पॉइंट है, ठीक है। अब थ्रेड चेक पॉइंट जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें चाहिए होते हैं। अगर हमने डेटाबेस को कंसिस्टेंटली शट डाउन करना है या फिर हमने ऑल्टर सिस्टम चेक पॉइंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है या फिर कोई ऑनलाइन रीडू लॉग स्विच जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, रीडू लॉग स्विच बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं या कह लें कि 3 जो हैं वो आप या ओवरऑल 3 ब्लॉक्स ऑफ डेटा हैं आपके पास, ठीक है। पहले में डेटा फिल हुआ, जब कंप्लीट हो गया फिर दूसरे में आपने राइट करना शुरू कर दिया, फिर वो फिल हुआ तो तीसरे में राइट करना शुरू कर दिया। अब जब तीसरे में राइट हो गया और वो फिल हो गया तो आपने दोबारा से अगर प्रोसेस 1 में जाना है, ब्लॉक 1 में जाना है, तो उस वक्त जो है वो हम एक लॉग स्विच करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो आपको थ्रेड चेक पॉइंट चाहिए होता है या फिर अगर ऑल्टर डेटाबेस बिगिन बैकअप ये वाली जो एक स्टेटमेंट है ये यूज़ करनी है। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने जब बैकअप अब स्टार्ट करना है तो फिर क्या होगा कि ऑल्टर यहाँ पे टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का आगे नाम लिखना है, फिर बिगिन बैकअप। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि हम चेक पॉइंट्स को अगेन डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने टेबल स्पेस को रीड ओनली बनाना है कि हम उसमें कोई मॉडिफिकेशंस ना कर सकें, या फिर उसको ऑफलाइन लेके जाना है, किसी डेटा फाइल को श्रिंक करना है, या फिर ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है ऑल्टर टेबल स्पेस बिगिन बैकअप, इसको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को एक बार आपने समझ के खुद से अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। अच्छा, फिर आ जाता है इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट्स टाइप। इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट्स असल में वो चेक पॉइंट होते हैं या थ्रेड चेक पॉइंट की वो टाइप है जिसमें जो है क्या होता है कि जो डीबीए होता है या जो डेटाबेस राइटर होता है वो ये मेक श्योर करता है कि बहुत बड़े बड़े चंक्स ऑफ डेटा को आपको इकट्ठा जो है वो डर्टी बफर्स में ना लिखना पड़े, ना राइट करना पड़े। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा को राइट करने से बचने के लिए हर 3 सेकंड्स के बाद, हर 3 सेकंड के बाद जो है वो जो डीबी लाइक जो डेटाबेस राइटर होता है वो चेकआउट कर लेता है कि क्या मेरे पास कोई काम तो नहीं पड़ा वो करने के लिए। अगर होता है तो वो हर 3 सेकंड के बाद उसको वाइंड अप कर देता है और फिर 3 सेकंड्स का टर्म लाइक गैप आता है दरम्यान में, फिर वो चेक करता है कि मेरे पास कुछ राइट होने के लिए पड़ा होगा। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास जो है डर्टी बफर्स में लिखने के लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा इकट्ठा जो है वो इकट्ठा नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपके पास डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया हुआ है, ये है इंस्टेंस। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंस्टेंस में एक होता है आपके पास सिस्टम ग्लोबल एरिया, ठीक हो गया। फिर कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं और कुछ होती हैं रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड में ये जो आपके पास चेक पॉइंट है ये एक्टिवली जो है वो डेटा फाइल्स और कंट्रोल फाइल्स को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया 155। इसमें अब यहाँ पे देखें कि कुछ आपको सैम्पल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि कब जो है वो चेक पॉइंट होगा। तो डिफरेंट यहाँ पे अगेन सिचुएशंस हैं कि जब रीडू लॉग फाइल का स्विच होगा और वो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है। या फिर उसके अलावा अगर हमने लॉग चेक पॉइंट टाइम आउट में कोई बताया हुआ है कि ये टाइम आउट 3 सेकंड्स के बाद होगा, तो हर 3 सेकंड के बाद भी चेक पॉइंट हो सकता है। और ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि लॉग चेक पॉइंट इंटरवल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है साइज़ ऑफ इनपुट आउटपुट ब्लॉक से। तो यहाँ पे अगर हम सपोज़ करें कि इनपुट आउटपुट ब्लॉक का साइज़ 512 MB था और चेक पॉइंट जो है वो 1000 लाइक 10,000 इसका इंटरवल था, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाता है 5
मेगाबाइट्स। इसी तरह ये तो था कि इम्प्लिसिटली चेक पॉइंट आ जाता है कि अगर ये टाइम आउट का सेकंड्स पहुंच गए, 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी आपने डिक्लेयर किए हुए थे, अगर ये टाइम पूरा हो गया तो भी इम्प्लिसिटली लाइक हिडन वे में चेक पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह जब लॉग स्विच की बारी होगी तब भी ये इम्प्लिसिटली हो जाएगा। कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम एक्सप्लिसिटली भी जो है वो चेक पॉइंट को कह लें कि कॉल कर सकते हैं या रीवोक कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो डायरेक्ट कौन से तरीके हैं या एक्सप्लिसिट कौन कौन से मेथड्स हैं कि अगर हम ऑल्टर सिस्टम लॉग फाइल कमांड यूज़ करते हैं या फिर ऑल्टर सिस्टम चेक पॉइंट कमांड यूज़ करते हैं। तो अच्छा, फिर इसका सिंटेक्स क्या आएगा? ऑल्टर सिस्टम चेक पॉइंट, सिंपल। इसी तरह से अगर यहाँ पे डायनामिक कुछ पैरामीटर्स की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है $v डेटा फाइल। इसकी मदद से क्या होगा कि हमें चेक पॉइंट की सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी कंसोल पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि जो SCN होता है, SCN असल में क्या है? सिस्टम चेंज नंबर। तो अगर आपने स्टार्ट में जो है एक चेक पॉइंट में SCN जो है वो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखें शट डाउन कमांड यूज़ कर ली कि भाई मेरी इंस्टेंस और डेटाबेस जो है वो अब शट डाउन हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, तो फिर जब नई डेटाबेस हम ओपन करेंगे तो उस वक्त आपका जो SCN नंबर है वो चेंज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक चेक पॉइंट के बाद अगला चेक पॉइंट यूज़ करने की कोशिश की है तो SCN नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम सेम स्विच लॉग फाइल में हैं, सेम ट्रांजैक्शन में हैं, तो क्या होगा कि SCN नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो है ये वाला SCN नंबर चल रहा था, ठीक है, और सिर्फ हमने ऑल्टर सिस्टम कमांड वगैरह जो है यूज़ की है, हमने शट डाउन नहीं किया प्रॉपर सिस्टम को, नया चेक पॉइंट नहीं स्टार्ट किया। तो अगेन देखें कि हमने जब दोबारा डेटा फैच किया तो आपके पास SCN नंबर जो है वही का वही रिपीट हो गया। तो ये एक बात आपने MCQs और शॉर्ट लॉन्ग के लिए याद रख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इंस्टेंसेस को हम जो है वो रिकवर कैसे कर सकते हैं? तो अगेन इंस्टेंस रिकवरी जो है इसमें हमने क्या करना होता है कि रीडू लॉग फाइल्स का डेटा जो है वो हमने डेटा फाइल्स में लिखना होता है, जिसकी वजह से हम डेटा की कंसिस्टेंसी को ओवरऑल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है किसी भी डेटाबेस को जो है वो शट डाउन किया है तो फिर क्या होगा कि इंस्टेंसेस जो है वो खुद से क्लोज हो जाएंगी और फिर जब दोबारा से DBA जो है वो स्टार्टअप करने की कोशिश करेगा तो जैसे ही यहाँ शट डाउन के बाद स्टार्टअप कमांड जो एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा कि सारी इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली भी रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टेंस रिकवरी को करना क्यों ज़रूरी है? इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। इससे जो है वो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है फेलियर के बाद या नहीं है, और उसके अलावा हम डेटाबेस को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल बफर कैश में आपके पास लाइक कोई नंबर है, कह रहे हैं कि 500 है किसी भी चीज़ की वैल्यू, तो अब हमने इसको जो है वो डेटा फाइल्स में राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिस्टम रन हुआ, लॉग बफर बना और इवेंट्स वगैरह हमने इसमें रिकॉर्ड किए, लेकिन इसी सारी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि 500 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होकर 300 हो गई, ठीक है। अब रीडू लॉग फाइल्स में यहाँ से लाइक लॉग बफर से वैल्यू फैच होके आ जाएगी 300। अब डेटा फाइल्स में तो पड़ी हुई है वैल्यू 500 और रीडू में पड़ी हुई है 300। तो इंस्टेंस रिकवरी में यही होगा कि रीडू लॉग फाइल से हम वैल्यू लें 300 लाइक जो अपडेटेड या मॉडिफाइड वैल्यू है, और उसे जो है वो हम राइट कर दें डेटा फाइल में, लाइक 500 को यहाँ पे अपग्रेड करके 300 लिख दें। तो यही जो पूरा प्रोसीजर है ये होता है इंस्टेंस रिकवरी का। अच्छा, इंस्टेंस रिकवरी प्रोटोकॉल यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि इंस्टेंसेस जो हैं वो रिकवर हो जाएं। सो शट डाउन अबॉर्ट के बाद जो है क्या होता है कि लाइक इंस्टेंस जो भी आपकी ओपन हुई है किसी डेटाबेस की वो फेल हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि डेटा ब्लॉक्स कमिटेड बाय ट्रांजैक्शन आर नॉट रिटन। अच्छा, अब जो डेटा फाइल्स होती हैं उसमें डेटा प्रॉपर वे में नहीं लिखा जाता, लाइक रीडू लॉग फाइल्स में जो डेटा लाइक मैंने अभी जो आपको बताया था कि 300 अपडेट हुए, वो डेटा फाइल्स तक नहीं पहुंच सकता अगर शट डाउन अबॉर्ट कमांड जो है वो यूज़ हो गई है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने ओवरऑल जो है वो क्या करना होता है कि हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में चला जाए, इसीलिए हम इंस्टेंस रिकवरी जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है कि इंस्टेंस रिकवरी को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये डिपेंड करता है कि रीडू थ्रेड्स की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर रीडू थ्रेड जो है वो ओपन है तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी डेटाबेस इंस्टेंस जो है वो रीड राइट मोड में है। अगर वो क्लोज है तो इसका मतलब है कि अभी उसमें कोई हाई लेवल के ऑपरेशन चल रहे हैं, नॉर्मल रूटीन फंक्शन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब इस तरह की स्लाइड्स को आपने एक बार जो है वो रीड आउट कर लेना। अच्छा जी, अब ओरेकल डेटाबेस जो है वो इंस्टेंस रिकवरी ऑटोमेटिकली भी परफॉर्म करती है। अगर तो डेटाबेस आपने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया, फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस कमांड से कह लें,
तो या किसी फेलियर के बाद फर्स्ट टाइम आपकी डेटाबेस ओपन हो रही है तो अल्टीमेटली उस वक्त ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टेंस रिकवरी होती रहती है। और अगर इस तरह की इंस्टेंस रिकवरी हो तो हम कहते हैं कि ये क्रैश रिकवरी है। ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ इंस्टेंस रिकवरीज जो हैं उसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टेंसेस क्रिएट होती हैं, उनमें से कुछ फेल हो जाती हैं और कुछ जो है वो सर्वाइविंग इंस्टेंसेस होती हैं, लाइक जो सर्वाइव कर जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ सिस्टम मॉनिटरिंग जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म करते हैं और यही रीडू लॉग फाइल्स को भी अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें यूज़र्स की कोई परफॉर्मेंस, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो ऐसे नहीं चाहिए होती। ठीक है। फिर इंस्टेंस रिकवरी में चेक पॉइंट्स जो हैं वो आपके डेटा की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करवाने में डिफरेंट वेज में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, फिर 158 आ जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि ओरेकल में जो है वो हमने इंस्टेंसेस को ऐसे कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे एमएस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है अगर आपके पास, तो उसमें जो है वो हम इंस्टेंसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में हम हैं और कोई फेलियर आ गया और उसके बाद डीबीए ने जो है वो फिर से सारा सिस्टम रिस्टोर करना है, तो वो क्या करेगा कि एक सीक्वेंस उसका पूरा होगा, या तो वो डेटाबेस को पूरा रिस्टोर करेगा या उसकी कुछ फाइल्स लाइक डेटा फाइल्स को रिस्टोर करेगा, या फिर डेटा पेज जिसमें काफ़ी सारी आपके पास इंडिविजुअल डेटा बेसिस भी आ जाएंगी, कुछ बल्क हैवी लोड भी आ जाएगा, तो उनको जो है वो रिकवर किया जा सकता है। तो डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। फिर रीस्टोर सिनेरियो आपके पास एसक्यूएल सर्वर में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से डेटा को रीस्टोर किया जाता है एक से ज़्यादा बैकअप्स वगैरह को यूज़ करके। ठीक है। इसमें फ़ाइल रीस्टोर होगा तो इसका मतलब है इंडिविजुअल फाइल्स को रीस्टोर कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरे पूरे डेटाबेस को आप रीस्टोर कर लें। ठीक है। फिर कुछ स्टेप्स हैं किसी डेटाबेस को रीस्टोर करने के। आपने पहले जो है वो क्रिएट करनी है डेटाबेस। फिर उसके अलावा ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स भी आपने क्रिएट करनी है अगर वो पहले से मौजूद नहीं है। फिर आपने सारे डेटा को जो है वो बैकअप में जाके सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन लॉग स्विच जो है वो अप्लाई करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिकवरी प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एडीआर आपके पास आ जाता है। ये है एक्सेलरेटेड डेटाबेस रिकवरी, और ये बेसिकली डेटाबेस की अवेलेबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करती है। और अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं एग्जीक्यूट होने में, तो फिर क्या होता है एक्सेलरेटेड डेटाबेस रिकवरी हम आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये एक नया फीचर है, नई फंक्शनैलिटी है जो एसक्यूएल सर्वर 2019 में जो है वहाँ से ऑनवर्ड्स आपके वेरिएंट्स में अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो एक्सेलरेटेड डेटाबेस रिकवरी है वो एजोर एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल मैनेज्ड इंस्टेंस और एजोर साइनैप्स एसक्यूएल इन सब कहने के वेरिएंट्स वगैरह में जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है। उसके अलावा अगर हमने फ़ाइल को रीस्टोर करना है लाइक इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर जो डेटाबेस इंजन होता है वो 2 स्टेप्स परफॉर्म करता है। वो पहले जो भी मिसिंग डेटाबेसेस होती हैं उनको क्रिएट करता है डेटाबेस फाइल्स को। ठीक है। और फिर उनका सारा जो डेटा है वहाँ से कॉपी करता है और पेस्ट कर देता है बैकअप डिवाइसेस में। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा या फिर ये कह लें कि पहले मिसिंग डेटाबेस फाइल्स को क्रिएट किया जाता है और फिर वहाँ से डेटा को कॉपी करके उन्हें ओरिजिनल डेटाबेस फाइल्स में जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि हमने डिसीजन कैसे लेना है कि आपको एडीआर की ज़रूरत है या नहीं। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि अच्छा आपको आपके सिस्टम को, आपके वेरिएंट को चाहिए कि वो एडीआर उसमें होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। अगर तो कस्टमर्स के पास जो है, क्लाइंट्स के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि उन्हें इतनी सारी लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं, या फिर कस्टमर्स जो हैं उन्हें एक्टिव ट्रांजैक्शंस को फॉलो करने में और उन्हें मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, या फिर बार बार कोई फेलियर आ रहा है आपकी डेटाबेस में, कह लें कि अनएक्सपेक्टेड एसक्यूएल सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, या बार बार हमें मैनुअल वे में जो है लाइक हैंडमेड या खुद से एफर्ट करके जो है हमें ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना है। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमें एडीआर जो है वो इनेबल्ड चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका फिर क्या होता है कि हमने डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करना है, फिर न्यू क्यूरी पे सिलेक्ट जाना है, फिर वहाँ से हमने क्यूरी को कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। एसक्यूएल में अगर आप हैं तो ये वाली कमांड्स होंगी, और अगर हम लाइक एडीआर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वाली कमांड्स होंगी कि यूज़, और फिर आगे जो है वो आपने यहाँ पे मॉडल लिखना है डेटाबेस का, फिर ऑल्टर डेटाबेस, अगेन डेटाबेस का मॉडल या कह लें नाम, और फिर सेट रिकवरी फुल, और फिर रिकवरी जो करनी होती है वो फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई पूरे डेटाबेस की करनी है या उसमें से कुछ फाइल्स की। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर यहाँ पे ये जो लाइक एडीआर अगर हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर जो डेटाबेस रिकवरी है वो इस तरह से फॉलो करती है स्टेप को कि पहले एनालिसिस होता है, फिर रीडू, और फिर पूरे का पूरा जो है वो हमें अनडू करना पड़ता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम एडीआर यूज़ कर रहे हैं तो पहला फेज़ होगा एनालिसिस, फिर होगा फ़ेज़ 2 जो थोड़ा सा पार्टीशनड है और जिसकी वजह से हम कंपैरेटिवली अपने डेटा
को जो है वो बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। लाइक रीडू लॉग फाइल्स आई और फिर हम एस लॉग, सिस्टम लॉग वगैरह से जो है वो प्रॉपर स्कैनिंग के ज़रिए से हम देख लेते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, थ्रेड चेक पॉइंट्स, जिसके ज़रिए से हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से जो है वो चेंजेस को कमिट करने की ज़रूरत है, यहाँ से नहीं, एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 159। जो इंस्टेंस रिकवरी होती है ना, उसका फर्स्ट फेज़ जो है उसे हम कहते हैं कैश रिकवरी या रोलिंग फॉरवर्ड। ठीक है, और इसका ये मतलब होता है कि इट इन्वॉल्व्स री अप्लाइंग ऑफ ऑल द चेंजेस रिकॉर्डेड इन द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स टू द डेटा फाइल्स। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, एक दो टॉपिक्स पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करना होता है कि जो ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स होती हैं जिसमें मॉडिफाइड डेटा पड़ा होता है, हमने मेक श्योर करना होता है कि वहाँ वाले सारे चेंज हमने डेटा फाइल में जिसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ है वहाँ जाके करने हैं अपडेट। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ है जिसे हम रोलिंग फॉरवर्ड या कैश रिकवरी कहते हैं, उसमें असल में हमने ये सारा जो है वो सिनेरियो करना होता है। ठीक है, उसके अलावा रोलिंग फॉरवर्ड इतनी बार ही चलती है या इतनी देर तक चलती है जब तक रीडू लॉग फाइल्स में से सारा नेसेसरी डेटा हम डेटाबेस में शिफ्ट नहीं कर देते। ठीक हो गया। उसके अलावा रोल फॉरवर्ड के बाद क्या होता है कि जो चेंजेस अगर कमिटेड नहीं है, लाइक सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर हम उनको अनडन कर देते हैं, अनडू कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ओरेकल डेटाबेस ये सारा सिनेरियो सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए चेक पॉइंट पोजीशंस यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि SCN नंबर, सिस्टम चेंज नंबर से पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सक्सेसफुली कमिट हुई हैं और उन्हें हमें बार बार अनडू रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस पूरे फेज़ को जो हम रोलिंग बैक या ट्रांजैक्शन रिकवरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टिक मार्क्स नज़र आ रहे हैं असल में वो चेंजेस हैं जो कमिटेड हैं, लाइक जो प्रॉपर्ली और सक्सेसफुली जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और जो क्वेश्चन मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं अनकमिटेड। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, जो अनकमिटेड चेंजेस होते हैं, लाइक जो क्वेश्चन मार्क्स से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनको अनडू कर देते हैं कि हाँ ठीक है ये वैसे भी कंप्लीट नहीं हुए, तो हम इनको रोल बैक कर देते हैं, वापस ले जाते हैं। इसी तरह जो रीडू लॉग फाइल्स में जो कमिटेड चेंजेस होते हैं हम उनको डेटाबेस में राइट कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर फाइल्स विद कमांड्स का एक ओवरव्यू है। यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो किसी भी डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्ट करने के लिए जो है ओरेकल डेटाबेस के लिए ज़रूरी होता है कि वो या SP फाइल रीड करे या फिर P फाइल। अब SP फाइल क्या होती है? सर्वर पैरामीटर फाइल होती है जो आमतौर पे रिकमेंडेड लेवल है, या फिर पैरामीटर फाइल जो टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन फाइल होती है उसको जो है वो रीड आउट करे। तो कहने का मकसद है कि जब डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्ट करना है तो SP फाइल या P फाइल को रीड करना जो है वो मस्ट है। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो फाइल्स हैं, लाइक चाहे सर्वर पैरामीटर फाइल है या जो पैरामीटर फाइल है, उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं और ये असल में आपके अगर हम SP फाइल या P फाइल यूज़ करके कोई भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ओरेकल डेटाबेस जो है वो आपको बहुत तरह की इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स प्रोवाइड करती है और अल्टीमेटली इसका क्या गोल होता है कि डाइवर्स, डायनामिक और चेंजिंग इन्वायरमेंट्स में जो है वो बेटर वे में आपकी डेटाबेस जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं कि बहुत सारे जो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं, कि हम कह रहे हैं कि इतने सारे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हैं, तो कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। जैसे अगर आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो अल्कोहल्स और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो इसी तरह इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स के भी फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हम उस पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन या उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको किसी खास ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फाइल्स या डायरेक्टरीज़ के नेम वगैरह उसमें होते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, लाइक कुछ ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स, जो लिमिटेशन सेट करते हैं किसी खास प्रोसेस के लिए। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स आपके सिस्टम ग्लोबल एरिया का सेट साइज़ बताते हैं। तो वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं जो डायनामिक इन्वायरमेंट्स में जो है वो सर्वाइव करने के लिए यूज़फुल होते हैं। उसके अलावा बेसिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हैं वो आमतौर पे 30 बेसिक पैरामीटर्स हैं और इनसे आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाती है। ठीक है, और ये वाला जो आपके पास सेट है पैरामीटर्स का, बेसिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स का, इसमें डेटाबेस नेम डिसाइड कर सकते हैं हम, लोकेशन बता सकते हैं कंट्रोल फाइल्स की, फिर आपके पास डेटाबेस का ब्लॉक साइज़ कितना होगा हम ये बता सकते हैं, फिर टेबल स्पेस को अनडू कैसे करना है या नहीं करना, ये वगैरह। ठीक है, फिर एडवांस्ड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो हैं कुछ सिचुएशन या सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें हमें बेस पैरामीटर्स के साथ साथ
एडवांस्ड पैरामीटर्स भी चाहिए होते हैं। और ये हमें कब चाहिए होते हैं? अगर आपके ओरेकल डेटाबेस को रन करने वाले एक्सपर्ट डीबीए को किसी यूनिक रिक्वायरमेंट्स को मैच करना है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, अब हमें एडवांस्ड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स चाहिए। फिर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर हम जो है वो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि डेटाबेस का नाम दिया और फिर कंट्रोल फाइल्स की आपने डायरेक्टरी सेट किया। एंड यहाँ पे नोट करें कि एक्सटेंशन इसकी ये क्या है, .dbf लाइक डेटाबेस फाइल है ये। ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर थे कि डेटाबेस का ब्लॉक साइज़, फिर उसमें ओपन कर्सर्स कितने होंगे, अंडू मैनेजमेंट ऑटो होगी या हमें मैनुअली सेट करनी पड़ेगी, शेयर्ड पूल का क्या साइज़ होगा, इसी तरह प्रोग्राम ग्लोबल एरिया का एग्रीगेट टारगेट क्या होगा, लाइक उसका क्या साइज़ होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब डिफरेंट कमांड्स हैं, लाइक क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल या क्रिएट पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल या शो पैरामीटर प्रोसेसेस, शो पैरामीटर एसपी फाइल। तो इन कमांड्स के ज़रिए से हम अपनी रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखें क्लाइंट साइड जो है, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी, इसमें पी फाइल पड़ी हुई है और मैंने आपको बताया था कि पी फाइल जो है वो क्लाइंट साइड पे होती है पैरामीटर फाइल, और एसपी फाइल होती है सिस्टम पैरामीटर फाइल, और ये डेटाबेस सर्वर की साइड पे एग्जीक्यूटेड होती है या लोकेटेड होती है।